एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। मिड डे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज यानी सोमवार को द्विपक्षीय शिखर बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के अपने समकक्ष स्कॉट मॉरिसन के साथ 21 मार्च को वर्चुअली द्विपक्षीय शिखर वार्ता में उन्होंने भाग लिया। जानकारी के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया इस बातचीत के दौरान भारत में करीब 1500 करोड़ रुपए के निवेश पैकेज की घोषणा कर सकता है। पीएम मोदी और स्कॉट मॉरिसन के बीच ये दूसरी डिजिटल शिखर बैठक होगी। इससे पहले जून 2020 का अगर हम जिक्र करें तो तब दोनों नेता वर्चुअली तरीके से एक दूसरे से मिले थे, बातचीत की थी। इससे पहले आज सवेरे पीएम मोदी ने उन 29 पुरावशेषों का निरीक्षण किया जिन्हें ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत वापस लाया गया है। थीम के मुताबिक पुरावशेष 6 व्यापक श्रेणियों में हैं: शिव और उनके शिष्य, शक्ति की पूजा, भगवान विष्णु और उनके रूप, जैन परंपरा चित्र और सजावटी वस्तुएं। पीएमओ ने सोमवार को इस बाबत जानकारी दी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि ये मुख्य रूप से विभिन्न तरह की सामग्री, बलुआ पत्थर, संगमरमर, मरमर, कांस्य, पीतल, कागज में निष्पादित मूर्तियां और पेंटिंग है। भारत में एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राचीन वस्तुएं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल से है। बताते चलें कि ये पुरावशेष अलग अलग समय अवधि से आते हैं जो 9 से 10 शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। तो वर्चुअली बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी और मॉरिसन शामिल होंगे। 2020 में भी इससे पहले ये मुलाकात हुई थी, बैठक हुई थी, लेकिन उस वक्त भी ये बैठक वर्चुअली ही हुई थी। तो स्कॉट मॉरिसन के साथ 21 मार्च को वर्चुअली द्विपक्षीय शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया और जानकारी के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया इस बातचीत के दौरान 1500 करोड़ के निवेश पैकेज की घोषणा कर सकता है, जैसा कि हमें जानकारी मिल पा रही है। बैठक से पहले ऑस्ट्रेलिया से जो मूर्तियां वापस ली गई हैं उसकी भी विस्तृत जानकारी हमने आपको दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि मुख्य रूप से विभिन्न तरह की जो सामग्रियां हैं, बलुआ पत्थर, संगमरमर, कांस्य, पीतल, कागज के निष्पादित मूर्तियां और पेंटिंग हैं जो लाई गई हैं और भारत में एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिनिधि करते हुए हर प्राचीन वस्तुएं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश अलग अलग जगहों से बताई जा रही हैं। तो इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए न्यूयॉर्क से पूर्व राजदूत दीपक वोरा जी का रुख कर लेते हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। आभारी हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया है आपसे बातचीत करने का। इस समय मैं न्यूयॉर्क में हूं, जैसा आपने कहा था। यहाँ पर सुबह के अभी 3:30 बजे हैं और 5 डिग्री तापमान है। आदेश दीजिएगा, क्या बात करनी है। वोहरा जी, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज यानी सोमवार को जो द्विपक्षीय शिखर बैठक हुई है उसके बारे में हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि किस तरह से इस बैठक को आप देखते हैं, जो बातचीत हुई है। इससे पहले भी 2020 का अगर मैं जिक्र करूं तभी मॉरिसन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक वर्चुअल बैठक हुई थी जिसके नतीजे काफी अच्छे रहे। आपने बहुत ही अच्छा किया है। मैं आपको मुबारक देता हूं एफएम न्यूज को कि जब सारी दुनिया यूक्रेन के बारे में शोर मचा रही है तो आपने अभी फोकस किया है दूसरे इश्यूज पर, जैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो द्विपक्षीय संबंध है। पूरा जो शोर मच रहा है सेंट्रल यूरोप के बारे में, बाकी मुद्दे जो है लोग भूल जाते हैं। तकरीबन 50 साल तक जब हम आजाद हुए उसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि टॉक पास्ट ईच अदर, यानी बात करते थे लेकिन सुनते नहीं थे। डायलॉग ऑफ द डेफ था। फिर 2000 के बाद पिछले 20 साल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बड़ा अच्छा सिक्योरिटी रिलेशनशिप बनने लगा, क्योंकि उन्होंने जो उनकी डिफरेंसेस थी वो उन्होंने पीछे छोड़ दी थी। अब कोल्ड वॉर खत्म हो गई, 30 साल हुए हैं, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हमें बैठ के ये देखना है कि आगे हमारा जो इलाका है, इंडियन ओशन का इलाका, वहां क्या होने वाला है। फिर हमारी एग्रीमेंट्स बनी, सिक्योरिटी कोऑपरेशन, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। मिलिट्री एक्सरसाइजेस बनी, वो दोनों नेवीज ऑसइंडेक्स और फिर ऑस्ट्रा हिंद भी एक्सरसाइजेस करते हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया की रेड फ्लैग एयरफोर्स एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। मैम, 5 साल पहले मैं जब वहां पे था तो काफी बातचीत हो रही थी। एक व्हाइट पेपर उन्होंने जारी किया था जिसमें लिखा कि बहुत सालों तक तो अमेरिका यहाँ का चौधरी था, लेकिन अब अमेरिका पीछे हट रहा है और अब भारत जैसे देश आगे बढ़ रहे हैं और चीन जैसे लोग अपनी नेवल प्रेजेंस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। लेकिन चीन के साथ उनके द्विपक्षीय संबंध बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं।
तो इसीलिए अब उनके लिए जो बचा है वो भारत है। उन्होंने हमारी ताकत देखी है, और अगर आप गालवान घाटी में जो हमारा चीन के साथ कॉन्फ्रंटेशन हुआ था 2 साल पहले, ऑस्ट्रेलियन रिएक्शन देखें तो वो पूरी तरह से भारत के पक्ष में था। नॉट ओनली कि वो सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन एडमिरेशन था वहां पर कि देखिए किस तरह से भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है चाइना को। जी वोरा साहब, आपने भारत की ताकत का जिक्र किया। खैर, आज मुझे लगता है कि वैश्विक स्तर पर अगर मैं बात करूं तो भले ही शायद से कोई ऐसा देश होगा जो भारत की ताकत को जानता नहीं होगा। भारत की ताकत के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो आपको क्या लगता है कि हमारे भारत की ताकत और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं पिछले कई सालों से, उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट सभी के सामने है। और अगर मैं इसी में शिखर बैठक को भी इंक्लूड करूं तो इस बैठक का नतीजा ये भी शायद हो सकता है कि 1500 करोड़ के निवेश का ऐलान किया जा सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। किसी भी देश की कॉम्प्रिहेंसिव पावर क्या होती है? सबसे पहले हम उसकी मिलिट्री पावर देखते हैं, आर्थिक स्थिति देखते हैं, डिप्लोमेटिक पावर देखते हैं और फिर लीडरशिप। ये बिल्कुल सही है कि आज पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को स्वीकार किया जाता है, नॉट जस्ट कि सिर्फ भारत के नेता है बट ग्लोबल स्टेट्समैन। आप जानते हैं कि यूक्रेन में जो दंगा इस समय हो रहा है, जो क्राइसिस वहां हो रही है, जो पश्चिमी देश हैं वो एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं कि कौन ज्यादा गाली दे सकता है रूस को। इसको हम कंपेटिटिव सैंक्शनिंग कहते हैं, कंपेटिटिव रेडिकलिज्म कहते हैं। लेकिन हम लोगों ने अंडर लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़े ध्यान से, बड़े सोच विचार के बाद बड़ा अच्छा पोजीशन लिया है कि भाई आपकी दुश्मनी एक दूसरे से है, मेरी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं नहीं है अब नॉन अलाइनमेंट की हम बात नहीं करते, हम सेल्फ अलाइनमेंट की बात करते हैं। सो जो पर्सनल रेप्यूटेशन प्राइम मिनिस्टर की है उसका बहुत अहम रोल है हमारे द्विपक्षीय रिलेशनशिप में। ऑस्ट्रेलिया क्वाड का भी मेंबर है, ये भी आप जानते हैं, और क्वाड के बाकी जो 3 मेंबर हैं भारत के अलावा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका तो खैर है ही, उन सब ने रूस की मुखालफत की है, हमने नहीं की है। और अब ऑस्ट्रेलिया कहता है कि हम भारत की पोजीशन को समझते हैं। तो मैम इसका यही साफ मतलब है कि अब यहाँ पे स्वीकार हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, जापान भी, इंडोनेशिया भी, मलेशिया भी, सिंगापुर भी, ये समझ रहे हैं कि इंडियन ओशन इलाके में एंड ग्लोबल एरिना में भारत का महत्व हर दिन, मैं ये नहीं कहूंगा कई सालों के बाद, हर दिन बढ़ता जा रहा है और वो सभी हमारे साथ दोस्ती चाहते हैं। वोरा साहब, ये जो बैठक हुई वर्चुअली, इससे पहले 29 दुर्लभ मूर्तियों को भी ऑस्ट्रेलिया से वापस लाया गया है। दर्शकों को लगातार हम टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जो 29 दुर्लभ मूर्तियां हैं जो वापस भारत लाई गई हैं, उन्हें कैसे देखते हैं आप? ये बहुत अच्छी चीज कहते हैं, ये पोस्टरिंग नहीं है, ये मैसेज है, ये संदेश है कि हम समझते हैं कि आपकी जो चीजें थी, आपकी जो अमानत थी, वो किसी न किसी तरह से हमारे पास आ गई है, हम आपको वो लौटा रहे हैं। ये बहुत पावरफुल, एक बहुत तगड़ा मैसेज हमने भी किया है बहुत देशों के साथ, वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं इसको। हम लोग तो कॉलोनी रहे थे कितनी देर के लिए, कितनी हमारी संपत्ति दूसरे देश ले गए, और अब जो हमें लौटाते हैं तो हमें वो बहुत अच्छा लगता है। पीपल टू पीपल रिलेशनशिप के लिए ये एक बहुत मजबूत कदम होता है। जी वोरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना एक कीमती समय एफएम न्यूज को देने के लिए। और जिस तरह से ये कवायद शुरू की गई है उसे एक पॉजिटिव कदम के तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरह से पूर्व राजदूत दीपक वोरा जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी यही कहना रहा कि एक अच्छा और सकारात्मक कदम है। वर्चुअली बैठक जो हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में, उसे लेकर इस पूरी बातचीत को अगर हम करें तो एक सकारात्मक पहलू भी इसका नजर आ रहा है। भारत ऑस्ट्रेलिया की ये जो शिखर बैठक हुई है, और इसी के साथ 2020 में पहले भी ये वर्चुअल बैठक हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिसन के बीच में, और उसके बाद आज एक बार फिर ये शिखर बैठक हुई है, जिससे पहले ऑस्ट्रेलिया से करीब 29 मूर्तियां वापस लाई गई। बढ़ते हैं आगे, उत्तराखंड की बात करेंगे, जहां पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद अब तक मुख्यमंत्रियों के नाम का ऐलान हो नहीं पाया कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा अगला।
लेकिन उससे पहले आज बीजेपी के सबसे वरिष्ठ विधायक बंशीधर भगत को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई गई है। बंशीधर भगत प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ लेने के बाद 5वीं विधानसभा में नवनिर्वाचित सभी विधायकों को विधानसभा भवन में शपथ दिलाएंगे। ये भी बता दें कि बंशीधर भगत उत्तराखंड के 6ठे प्रोटेम स्पीकर होंगे। इससे पहले हरबंस कपूर राज्य के 5वें प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे और उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला आज देहरादून में होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक में होगा। माना जा रहा है कि सीएम की दौड़ में कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे आगे हैं। इस पहाड़ी प्रदेश में चुनावी नतीजे आने के बाद ही बीजेपी की सरकार बननी तय हो गई थी, लेकिन 10 दिनों तक सरकार गठन को लेकर पार्टी में शीर्ष स्तर पर चली कवायद के बाद भी आधिकारिक रूप से यह स्पष्ट हो नहीं पाया है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। वहीं दिल्ली से दोहा जा रही कतर एयरलाइंस की फ्लाइट QR 579 की पाकिस्तान के कराची शहर में आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। बताया जा रहा है कि तकनीकी कारणों से इस फ्लाइट का रूट बदल दिया गया और उसकी लैंडिंग कराची के एयरपोर्ट में कराई गई है। दरअसल फ्लाइट में धुआं दिखने के बाद यह फैसला लिया गया था। कराची में सभी यात्रियों को उतारकर प्लेन को खाली कराया गया था। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से दोहा जा रही फ्लाइट में करीब 100 यात्री सवार थे। इन्हें लेकर कतर एयरवेज की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया है, जिसके मुताबिक फिलहाल हादसे की जांच चल रही है। यात्रियों को आगे दोहा भेजने के लिए दूसरी फ्लाइट का इंतजाम भी कर दिया गया और कतर एयरवेज ने बयान जारी कर यात्रियों से इस असुविधा के लिए माफी भी मांगी है। और आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बम्पर जीत के बाद राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने क्रिकेटर हरभजन सिंह, संदीप पाठक और राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, अमन अरोड़ा का नाम राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में कंफर्म कर दिया है। आज पंजाब की 5 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन की आखिरी तारीख है। हालांकि इन 5 सीटों के लिए एलपीयू के चांसलर अशोक मित्तल, क्रिकेटर हरभजन सिंह, राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अमन अरोड़ा के नामों की चर्चा पहले से ही थी। पंजाब में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए 31 मार्च को चुनाव होने जा रहा है। राज्यसभा चुनाव के लिए 21 मार्च नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख है। ये सभी 5 सीटें हाल ही में विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने वाले आम आदमी पार्टी के हिस्से में जा सकती है। आम आदमी पार्टी ने डॉक्टर संदीप पाठक को अपना उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। ये भी बता दें कि हाल ही में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था, जिसका फायदा आपको राज्यसभा चुनाव में मिल सकता है। ये भी बताते चले कि इससे पहले आपके 3 राज्यसभा सांसद हैं जो कि दिल्ली से निर्वाचित है। ईडी ने पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को आज यानी सोमवार को पूछताछ के लिए ईडी के जनपद स्थित विद्युत भवन हेडक्वार्टर्स वो पहुंचे, जबकि उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को कल यानी कि 22 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब ईडी अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से पूछताछ करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने निदेशालय के समक्ष पेश होने के लिए उन्हें जारी सम्मन को चुनौती देने वाली याचिका 11 मार्च को खारिज कर दी गई थी और इससे पहले दंपति को पिछले साल 10 सितंबर को समन जारी किए गए थे, जिसमें उनसे राष्ट्रीय राजधानी में ईडी के सामने पेश होने को कहा गया था। बढ़ते आगे, यूक्रेन पर रूस के हमले के चलते वहां युद्धग्रस्त इलाके में हजारों भारतीय फंसे हुए थे। भारतीय नागरिकों में बड़ी संख्या में वहां पढ़ाई करने वाले छात्र भी थे। भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए सरकार ने ऑपरेशन गंगा भी चलाया था और ऑपरेशन गंगा के तहत स्पेशल उड़ानों के जरिए हजारों भारतीयों को युद्धग्रस्त यूक्रेन से स्वदेश वापस लाया गया। केंद्र सरकार ने भारतीयों की वापसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने सोमवार को कोर्ट में बताया कि युद्धग्रस्त यूक्रेन से 22,500 भारतीयों की निकासी का काम पूरा कर लिया गया है। सरकार ने कहा कि एक बड़ा अभियान चलाकर इसे अंजाम दिया गया। सरकार ने अदालत को बताया कि यूक्रेन से लौटे छात्रों ने अपनी पढ़ाई जारी रखने के मुद्दे पर सरकार पर जोर दिया है। केंद्र सरकार इसे देख रही है और इस पर निर्णय लेगी। गौरतलब है कि इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की
कार्रवाई के दौरान यूक्रेन मुद्दे पर संसद में बयान दिया था। विदेश मंत्री ने संसद को जानकारी देते हुए बताया था कि कड़ी चुनौतियों के बावजूद सरकार ने यूक्रेन में फंसे करीब 22,500 की निकासी की है। विदेश मंत्री ने बताया था कि ऑपरेशन गंगा के तहत 90 उड़ानें संचालित की गई हैं, जिनमें से 76 नागरिक उड़ानें और 14 इंडियन एयरफोर्स की उड़ानें थी। उन्होंने ये भी कहा था कि 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के छात्रों को यूक्रेन से सही सलामत वापस निकाला गया। तो यूक्रेन पर रूस के हमले के कारण वहां युद्धग्रस्त इलाकों में हजारों भारतीय फंसे थे। भारतीय नागरिकों में बड़ी संख्या में वहां पढ़ाई करने वाले छात्र थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए सरकार ने ऑपरेशन गंगा भी चलाया हुआ था। ऑपरेशन गंगा के तहत स्पेशल उड़ानों के जरिए हजारों भारतीयों को यूक्रेन से स्वदेश वापस लाया गया। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि एक बड़ा अभियान चलाकर इसे अंजाम दिया गया। सरकार ने अदालत को बताया कि यूक्रेन से लौटे छात्रों ने अपनी पढ़ाई जारी रखने के मुद्दे पर सरकार पर जोर दिया है। केंद्र सरकार इसे देख रही है और इस पर निर्णय लेगी। बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए टीएमसी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने खुद को बाहरी बताने के लिए बीजेपी पर निशाना साधा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। ट्रू लीडर है, रियल सेंस में ऐसी टाइग्रेस ऑनरेबल सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व में हमारा आना हुआ है। उनके निमंत्रण पे मुझे पूरा विश्वास है कि आसनसोल और बंगाल की जनता, खासकर हमारे मुरली बाबू, हमारे साथ कल्याण बाबू हैं और जितने हमारे एमएलए हमारे साथ दिख रहे हैं, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं और सबसे सबकी जीत होगी, सबकी जीत होगी। ये कार्यकर्ताओं की जीत होगी, ये आपकी हमारी जीत होगी, ये ममता जी की जीत होगी और इंसाफ की जीत होगी, न्याय की जीत होगी। बीजेपी आपको बोल रहा है कि बाहर का कैंडिडेट है, क्या बोलिएगा? उनसे पूछो, उनसे जरा पूछ रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री काशी से चुनाव लड़ते हैं, वाराणसी से, वो कहाँ के हैं? वो इनसाइडर हैं कि आउटसाइडर हैं? अरे कोई नेशनल फिगर है। हमारे बिहार से जॉर्ज फर्नांडिस लड़ चुके हैं, मधु निमे लड़ चुके हैं, वहाँ से सुचिता कृपलानी लड़के जीत चुकी हैं लोग। ऐसे हर जगह होता है पूरे देश में। इसलिए अगर माननीय प्रधानमंत्री खुद चुनाव लड़ने के लिए, सांसद बनने के लिए। और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पीओके को आजाद कराने का संकल्प निभाएगी। जिस तरह अनुच्छेद 370 को रद्द किया गया, उसी तरह मोदी सरकार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को आजाद कराएगी। क्या कुछ उन्होंने कहा इसे लेकर, आपको सुनवाते हैं। 1994 में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया गया था। भारत सरकार की ओर से प्रस्ताव लाया गया था जब सरकार नरसिम्हा राव जी की थी संसद में, कि यदि कोई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कोई विषय है तो वो मात्र इतना कि जो जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो इतने वर्षों के बाद भी पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है, उसे किस तरह से पुनः
भारत में सम्मिलित किया जाए। और ये हमारी प्रतिबद्धता है। भारतीय जनता पार्टी जिस बात का संकल्प करती है उस समय उसका समझ नहीं आती, उसको गहराई से सोचा नहीं जाता। जब हम 370 हटाने की बात करते थे तब भी व्यंग किया जाता था। आज आपने देखा ये होता हुआ दिखा। जब वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई 1980 में, तो ये कहा था कि बादल छटेंगे, सूरज खिलेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तब भी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन मोदी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पीएम दिन में महज 2 ही घंटे सोते हैं और 22 घंटे देश के लिए काम करते हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। मोदी उभा राहणारे सुपर हिरो, त्यासाठी खूप मेहनत अनेक लोक घेतात आणि ते त्यांच्यावर जी इन्व्हेस्टमेंट केली ती सगळी युटिलाइज करतात। आता ते 22 तास काम करतात, ते एक प्रयोग करत आहेत की ज्याच्यामध्ये त्यांना झोपावं लागणार नाही अशी एक साधना ते करतात। मग सकाळी 6 फोन असतो मिनिस्टरना, तर 5:30 पासून मिनिस्टर बढ़ते आगे बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में उद्योग धंधों की अगर बात करें तो उन पर निवेश के अवसर तलाशने के लिए यूएई का एक 40 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल श्रीनगर पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में कई बड़े उद्योगपति, रियल एस्टेट कारोबारी, दूरसंचार, आयात निर्यात के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। दरअसल जब जनवरी महीने के दौरान दुबई में दुबई एक्सपो हुआ था तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यहां पहुंचे थे। उन्होंने कारोबारियों को जम्मू कश्मीर में निवेश करने के लिए निमंत्रण दिया था, जिस पर यह प्रतिनिधिमंडल यहां पहुंचा। अधिकारियों के मुताबिक प्रतिनिधिमंडल में एक राजनयिक, कुछ शिक्षाविद और एक पत्रकार भी शामिल है। 4 दिवसीय कार्यक्रम के तहत केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन पर्यटन, आतिथ्य क्षेत्र में निवेश के मौकों से प्रतिनिधिमंडल को अवगत कराएगा। अधिकारियों ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए पहलगाम और गुलमर्ग के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों का दौरा भी करेगा। मिड डे न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।